हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझेंगे इसका बेसिक क्या है और इसकी नीड हमें क्यों पड़ी, और न्यूटन्स के जब लॉज हमारे पास थे तो हमने फिजिक्स को आगे इंट्रोड्यूस क्यों करा, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, तो इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है जब हमारे पास न्यूटन्स के कानून हैं, न्यूटन्स के लॉज हमारे पास ऑलरेडी थे। तो ये बात है मेरे पास इस पीरियड की, लगभग 100 साल का पीरियड है मेरे पास ये। तो इस पीरियड्स में जो फिज़िक्स थी उस फिज़िक्स को हम किस बेस पे डिस्क्राइब कर रहे थे, और अब की जो फिज़िक्स है उसको हम किस बेस पे डिस्क्राइब करते हैं, और जो आने वाली फिज़िक्स है उसको हम किस बेस पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सिंपल से अभी तो हम सिर्फ एक बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं कि एक्चुअल में न्यूटोनियन फिज़िक्स या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही थी। इस पीरियड के दौरान, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पीरियड के दौरान जितनी भी फिज़िक्स को हमें डिफ़ाइन करना था, मतलब नेचर को जो डिफ़ाइन करना था, वो टोटली इन्हीं लॉज की बेस पे डिफ़ाइन करना था। किस पीरियड के टाइम्स में, जब न्यूटन्स साहब का पीरियड था हमारे पास। तो प्रॉब्लम ये थी कि न्यूटन साहब का जितने भी आप लॉज देखते हैं, फर्स्ट लॉ पकड़ो, क्या बोलता है, जो चीज़ रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी, जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। मतलब कहानी किसकी आई, यहाँ पर भी फोर्स की बात आई। सेकेंड लॉ देखिए, फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर भी मेरे पास क्या मिला, मुझे यहाँ पर भी मुझे फोर्स ही मिला, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड लॉ से। थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जितना किसी पर फोर्स लगाएंगे वो उतना आप पर भी फोर्स लगाएगा। तो इसमें भी बात किसकी कर रहा है, वो फोर्स की ही बात कर रहा है। और सिंपल सा फेमस इक्वेशन है हमारे पास कि F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जितनी भी कहानी है इस फिजिक्स के अंदर जो न्यूटन साहब ने दी इस पीरियड के अंदर, टोटली कहानी किस पर बेस हो रही है, मेरे पास फोर्स पर कहानी हो रही है। तो जितनी भी नेचर में चीज़ों को हम डिफाइन कर रहे थे, फोर्स की बेस पे ही डिफाइन कर रहे थे, है ना। फोर्स पता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन पता है, किसी बॉडी का अगर तुम्हें फोर्स पता है, मास तो पता ही रहता ही है, वहाँ से हम क्या निकाल लेते, अपना एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। जब ए मालूम पड़ जाता था तो वहाँ से हम वी माइनस क्यू करके उसका वेलोसिटी निकाल लेते थे, वहाँ से हम टाइम निकाल रहे थे। तो सारी कहानी हम ऐसे काम कर रहे थे अपने, कब, इस पीरियड के अंदर, जब हमारे पास याली इतनी नॉलेज थी किसके बारे में, फोर्स के बारे में। तो सबसे प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, प्रॉब्लम ये थी कि जो न्यूटोनियन फिजिक्स है हमारे पास, इसमें मेन फंडा किसका है, फोर्स का है। और फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास, जिसको बताने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसकी नॉलेज को डिवाइड करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और प्लस उसका डायरेक्शन भी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डायरेक्शन निकालने की। मतलब किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है नेचर के अंदर कि ये क्वांटिटी ऐसी होनी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फोर्स डिस्क्राइब कर रहे थे हम, तो उसका मैग्नीट्यूड तो इजीली फाइंड कर लिया, अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस दौरान जो पूरी फिजिक्स थी जो इस पीरियड में चली, इसको हमने नाम दिया था अपना न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो यही था कि हम चीज़ों को डिफाइन तो कर रहे थे लेकिन उसका डायरेक्शन निकालने में बड़ी ही प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिनका नाम है मेरे पास हैमिल्टन, जैकोबी और लैग्रांजियन। ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने सोचा कि न्यूटन साहब की जो फिज़िक्स है वो टोटली डिपेंड करती है किस पे, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। हम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लेकर आएँ जिसमें डायरेक्शन की नौबत ना पड़े, सिर्फ क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, और सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं नेचर के अंदर, जो चीज़ें फिनोमेनाज हो रहे हैं, उन फिनोमेनाज को हम उस स्केलर क्वांटिटी की बेस पे डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा करो, एक एनर्जी है, एनर्जी जो है नेचर में हर जगह मिलती है, तो ये लोग एनर्जी को लेकर चले, या फिर एनर्जी बोलूँ या सिंपली अपने क्या बोल दूँ मैं, वर्क बोलूँ, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, दोनों एक ही चीज़ है। एनर्जी होगी तभी तो वर्क कर पाएंगे, एक ही चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि सारा काम हम जो काम करते हैं एनर्जी पे काम करते हैं। तो फिर लैग्रांजियन और हैमिल्टन साहब ने अपनी इक्वेशंस को प्रोवाइड करवाया, और ये यहाँ से एक नई फिजिक्स में एक नया ट्रेंड आया कि बिना डायरेक्शन के निकाले भी हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे थे जो नेचर के अंदर फिनोमेनाज हो रहे थे। लेकिन सारे फिनोमेनाज नहीं कर पा रहे थे, इससे भी नहीं कर पा रहे थे, इससे भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिनोमेनाज को हम डिस्क्राइब कर रहे थे।
जब लोगों के पास इसकी नॉलेज मिली कि भाई कुछ लोग हैं जो इस स्केलर क्वांटिटी की बेस पे नेचर के फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर उसके बाद नई नई ब्रांच आती गई, थर्मोडायनेमिक्स, हीट, तो नई नई ब्रांच आती गई हमारे पास फिजिक्स की, और फिजिक्स में मॉडिफिकेशन होता गया। तो इस पीरियड की जो फिजिक्स मिली उसको हम बोलते हैं अपनी क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जैसे ही 90s का दौर आया, जैसे ही 900 का ये पीरियड आया, यहाँ पर लोग एक नए नए साइंटिस्ट उभर कर आए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट फेमस साइंटिस्ट हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आए। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब आए, इन्होंने 1905 के अंदर एक तहलका मचाया। इन्होंने 1 साल के अंदर ही 4 पेपर पब्लिश करे अपने, और जिसमें से एक बड़ा ही फेमस पेपर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जिससे आज दुनिया में सारा का सारा लाइट का सिस्टम है वो चल रहा है। सोलर पैनल जो बने हुए हैं हमारे, वो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे पास आइंस्टीन की ही देन है, और जिसका फिनोमेना क्या है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में है क्या चीज़? तो उन्होंने ये बताया कि ये अगर न्यूक्लियस है, ये मेरे पास शेल्स हैं इसके एटम के, कि जो के शेल होती है मेरे पास, एक एनर्जी जो सन की एनर्जी आएगी और इस के शेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो जाएगा, और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो जाएगा वहाँ करंट पैदा हो जाएगा। इसको भी हम पढ़ेंगे अपना भी, हम जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। तो अब ये देखो, ये जो फिनोमेनाज हो रहे हैं नेचर के अंदर, ये हमें सब दिख रहे थे, ये मैक्रो लेवल पे थे। किस पे? मैक्रो लेवल पे, जिनको हम इजीली देख सकते थे, न्यूटोनियन फिजिक्स हो चाहे वो क्लासिकल फिजिक्स हो। लेकिन ऐसे फिनोमेनाज जिनको हम देख ही नहीं पाए, हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाते, तो एटम को नहीं देख पाते, मॉलिक्यूल को नहीं देख पाते, तो इसको हम जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो जो बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, इसको हम कैसे अपनी आंखों से देख सकते थे। तो इन ऐसी फिजिक्स को फिर इसके बाद देखो डी ब्रोगली भी आए, हर्ट्ज भी आए, श्रोडिंगर आए, बोर्स आए, और ड्राक आए, फर्मी आए, बहुत सारे साइंटिस्ट, श्रोडिंगर आए, बड़े ही इंपॉर्टेंट मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास श्रोडिंगर साहब का इस फील्ड के अंदर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, उन लोगों ने सारा काम इस पर ही करा। फिर तो जब इस फिनोमिना को हम इन चीज़ से डिफाइन नहीं कर रहे थे, फिर एक और फिजिक्स का जन्म हुआ, जिसको हम आज के दौर पे बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स वो फिजिक्स हमारे पास जिसमें हम अपने माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, नैनो लेवल पे, टेरा लेवल पे, फर्मी लेवल पे हम काम करते हैं। वो हमारे पास क्या है, हमारी क्वांटम फिजिक्स है। ठीक है, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास अपना फिजिक्स का, जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और इसी को हम क्वांटम फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपनी क्वांटम फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपनी मॉडर्न फिजिक्स, जो हमारे इस पीरियड में, हमारे आज के दौर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, और काफ़ी इसके ऊपर लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और नई नई चीज़ों का फिनोमेना को डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें तो अभी इतना नहीं जाना। जो हमारी हेडिंग के चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो हमें सिर्फ क्या पढ़नी है, अपनी न्यूटोनियन फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। और जहाँ जहाँ न्यूटोनियन फिजिक्स आती है वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ पढ़नी होती है, वो क्या है मेरे पास, सिंपली आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्स के बारे में ही पढ़ना है, कि फोर्स कैसी होती हैं, कॉन्टैक्ट होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट होती हैं, फोर्स को हम फाइंड कैसे करें, क्या क्या के फॉर्मूले आने वाले हैं, और कौन कौन सी मेरे पास फोर्सेस आने वाली हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बेसिक था, जितना मुझे पढ़ना था, जितना हमें समझाना था कि आज का दौर कहाँ चल रहा है। तो अभी क्वांटम है आपके में 12, जब आप 12 में पहुँच जाए, 12 के अंदर जो है पूरा 12 के लास्ट पार्ट है हमारे पास, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सारा हमारा क्वांटम फिजिक्स पे ही बेस्ड है। तो अब शुरू करते हैं अपना न्यूटोनियन फिजिक्स। तो डालते हैं पहली हेडिंग कि हमारे पास फोर्स चीज़ क्या है। तो जब भी हम बात समझते हैं फोर्स के बारे में, तो माइंड में एक बात आती है कि किसी को पुश कर दिया, किसी को पुल कर लिया, ये हमारे पास फोर्स हो गया। ये अभी तक हमारे पास 6th 7th की 9th 10th की लेवल तक डेफिनेशन सही थी, पुश या पुल करना, किसी को फोर्स कराता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं फोर्स की डेफिनेशन, एक हल्की सा चेंज है। देखो एक्चुअल में अगर बॉडी है वो यहाँ पे बैठा है इस तरीके से, ये रेस्ट की कंडीशन में है, रेस्ट में है, इसको मुझे मोशन में लेकर आना है, तो मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, इस पर एक धक्का लगाना पड़ेगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको फोर्स अप्लाई करूँगा, ये बॉडी किस में आ जाएगी, मेरे पास मोशन में आ जाएगी, या एक बॉडी ऑलरेडी मेरे पास किस में है, मोशन के अंदर है, और इसको अगर मुझे रेस्ट में लेकर आना है तो उसको मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ये बॉडी मेरे पास रेस्ट पे आ जाएगी।
तो दोनों कंडीशंस के अंदर क्या क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में इसकी स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं। और जब भी हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो हमें नीड किसकी पड़ रही है, हमें नीड पड़ रही है फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ड्यू टू फोर्स वी चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, ड्यू टू फोर्स वी चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको हमें इसी डेफिनेशन की बेस पे हमें अपनी कहानी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है मेरे पास, क्या फोर्स एक ही तरह की होती हैं, क्या फोर्स टाइप्स की होती हैं। तो फोर्स जो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस है मेरे पास। देखो फंडामेंटल फोर्सेस तो हमारे पास 4 ही हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो पहली जो फोर्स मिलती है इसमें मिलती है मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरी मिलती है मुझे अपनी इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। तो सिंपल से मैं इसका एग्जांपल दूं कि अगर मेरे पास कोई एक यहाँ पे चेयर है और चेयर को अगर मैं इसको अपने पास लेता हूँ तो देखो मेरा हाथ जाएगा और मेरा हाथ का और चेयर का कॉन्टैक्ट बनेगा, तब मैं उसको अपने पास लेकर आऊँगा। अभी चेयर रेस्ट में है, जब इसको ऐसा खींच कर लाऊंगा वो मोशन में आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें कॉन्टैक्ट बना किसका, चेयर का और मेरा। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट कैसी होती हैं, सिंपल मैं एक मैग्नेट लेकर आया और दूसरी मैग्नेट लेकर आया और दोनों को मैंने पास पास रखा। जैसे इसको पास लेकर जाऊंगा कि फ़ौरन चिपक जाएंगी। अगर इस मैग्नेट को मैं उल्टा करके रख दूंगा और तो ये इसको पास लेकर जाऊंगा, फिर ये वाली मैग्नेट दूर भागेगी। तो बिना पास जाए बिना कुछ करे, जो इसमें काम किसका होता है, देखो पास मेरा हाथ जा रहा है उसके अंदर, जब मैं चेयर को लेकर आ रहा हूँ, इस कंडीशन में जो पास जाती हैं वो होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो बट इसको हम देख नहीं सकते, इसलिए हम सिंपल क्या बोल देते हैं, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इनकी वजह से भी उस बॉडी की मोशन, उस बॉडी की कंडीशन में, उस बॉडी की स्टेट में चेंज आ रहा है। अगर कोई मेरे पास रेस्ट में रखी है, दूसरी लेकर आऊँगा तो वो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें चेंज आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स जो होती हैं हमारे पास 2 तरीके से होती है, एक होती है कॉन्टैक्ट और एक होती है मेरे पास नॉन कॉन्टैक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स में मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, स्प्रिंग फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, और इसके हैं कुछ मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटी हमको खींच रही है कि हमें दिख रहा है कौन खींच रहा है, कैसे खींच रहा है, बस ग्रेविटी की जो फील्ड लाइन्स आती हैं वो हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और हम ग्रेविटी की तरफ, जो अर्थ पे हमारा जो मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है ना। और ग्रेविटी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, मेरे पास नॉन कॉन्टैक्ट होता है। और है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और भी बहुत सी फोर्स है मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसमें हमारे पास फील्ड का काम आ गया। वो हमारे पास कौन सी फोर्स कहलाएंगे, हमारे पास वो फोर्स जो होती है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक फील्ड या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने जहाँ हमारे पास फील्ड का कॉन्टैक्ट आएगा वहाँ हम क्या पढ़ ले होंगे स्टूडेंट्स, अपनी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में जो ये सब पार्ट है आपका 12th क्लास का, इस चैप्टर में जो हम पढ़ना है न्यूटन लॉज के अंदर, ये टेंशन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है, फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है, इन सब के बारे में हमें अपने डिस्कस करना है। सिंपल, तो ये पूरा बेसिक है। मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर में हमें करना क्या है। तो हमें इन 4 फोर्स के बारे में इसमें स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो डालते हैं हमने पहली हेडिंग कि हमारे पास टेंशन क्या है, टेंशन का यूज़ क्या है, टेंशन को हम कहाँ कहाँ देखेंगे और टेंशन को हमें कहाँ कहाँ लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है। क्लियर। तो देखो अभी सिर्फ मैं बेसिक बना रहा हूँ कि टेंशन को कहाँ लगाना है, स्प्रिंग फोर्स को कहाँ लगाना है, फ्रिक्शन कहाँ लगाना है। जब इस पर हम न्यूमेरिकल्स, मेन कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करें। जो हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं अभी हम, तो न्यूमेरिकल उस कॉन्सेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कैसे कर पाए हम। तो पहले मैं लिखता हूँ अपना टेंशन को हम फाइंड कैसे करें। टेंशन समझते हैं पहले ना। तो टेंशन समझने के लिए बस ये याद रखो, टेंशन हमेशा जो निकलने वाली है वो किसी न किसी वायर पे निकलेगी, किसी न किसी रोप पे निकलेगी या किसी न किसी स्ट्रिंग पे निकलेगी। कहने का मतलब ये है बस धागा होना चाहिए। मतलब यहाँ से मैंने एक इसको मैंने यहाँ फिक्स करा और यहाँ से मैंने किसी एक बंधन को लटका दिया या कोई बॉब बांध दिया या कोई पेंडुलम लगा दिया। तो अब इस पर जो देखो ये बन रही है, अब इस पर टेंशन नहीं चेक करना, इस पर नहीं चेक करना, टेंशन हमें चेक करनी होगी जहाँ पे मेरे पास कोई धागा होगा, कोई स्ट्रिंग होगी, कुछ ना कुछ रोप होगी।
तो टेंशन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? तो देखो याद रखो, टेंशन का डायरेक्शन निकालने के लिए जिस बॉडी पर निकाल रहे हो उस बॉडी पर जाकर खुद जाकर बैठ जाओ। तुम यहाँ पे जाकर बैठे और यहाँ बैठ के अब एक बंदूक चलाओ जो डायरेक्शन धागे का हो, तो धागे की तरफ उन्होंने बंदूक चलाई तो जो डायरेक्शन कैसे मिलेगा मुझे? ऐसा डायरेक्शन मिलेगा, टेंशन का ऊपर की तरफ। क्लियर? ये सिंपल मैं बोलूँ एक मास मेरे पास यहाँ पर है और ये धागा बंधा हुआ है, एक मास मेरे यहाँ पर है, तो अब बोलूँ इस मास की वजह से, m1 मास की वजह से, m2 मास की वजह से टेंशन कहाँ मिलने वाली है? तो क्या बोलोगे? इस m की वजह से यहाँ बैठ के गोली चलाओगे तो टेंशन मिलेगी इस डायरेक्शन में, यहाँ बैठ के चलाओगे टेंशन मिलेगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या मिल जाएगी मुझे? टेंशन। अब ये याद रखो, टेंशन इसकी वजह से मिले, टेंशन इसकी वजह से मिले, स्ट्रिंग जब तक एक रहेगी टेंशन भी तब तक एक ही रहेगी। टेंशन की वैल्यू को मुझे चेंज नहीं करना। क्लियर? तो टेंशन हमें याद रखनी कहाँ मिलनी है? टेंशन मुझे मिलनी है कहाँ पे? वायर में मिलनी है, स्ट्रिंग में मिलनी है और रोप में मिलनी है। और ये कहाँ, ये डिपेंड इसका डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ टेंशन डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। मतलब आप इस बॉडी पर बैठ कर देख रहे हैं तो डायरेक्शन इसका इधर हो जाएगा, आप इस बॉडी पर देख रहे हैं डायरेक्शन इस इधर हो जाएगा। टेंशन एक ही है लेकिन बॉडी के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन चेंज है। इस बॉडी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन इसका इधर इस डायरेक्शन में है और इस बॉडी के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन इसका टेंशन डायरेक्शन इसके इधर की तरफ है, m1 की बेस पे। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारे पास टेंशन का है। नेक्स्ट है मेरे पास क्या अपना नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। अब नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड करने के लिए मुझे सिंपली क्या चेक करना है अपना कि नॉर्मल जो मिलने वाला होता है, देखो याद रखो नॉर्मल मुझे वहीं मिलेगा जहां मेरे पास सरफेस से कांटेक्ट होगा। बस अच्छे समझना, नॉर्मल वहीं मिलेगा जहां मेरे पास सरफेस से कांटेक्ट होगा। बच्चे क्या समझते हैं? बस नॉर्मल को बोलते हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा mg के किसी और के, ऐसा कुछ नहीं है। परपेंडिकुलर तो होता है लेकिन वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, mg से इसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब मैंने सिंपल ये बनाया कि मेरे पास ये सरफेस है और इस सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रखा इस तरीके से, ये वाला ऐसे। अब जो मैंने ये ब्लॉक रखा है मेरे पास ये वाला, इसका मास है मेरे पास m, तो इस कैपिटल मास से जो मेरे पास नॉर्मल लगने वाला है ये मेरे सरफेस, और इस पे ये मास रखा मेरे पास m। जो नॉर्मल लगेगा हमेशा जो सरफेस है जिस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा है उस सरफेस पे कैसे लगने वाला है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर लगने वाला है। अब इस कंडीशन में mg का लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। अब मैंने क्या करा, बॉडी को किसी इंक्लाइन प्लेन पे लेके आया और उसको मैंने ऐसे रख दिया। अब टेंशन कहाँ लगेगा? देखो mg हमेशा ऐसे लगेगा, कहाँ पे? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर mg हमेशा ऐसे लगेगा। लेकिन स्टूडेंट टेंशन जो लगने वाला है वो इस सरफेस के, ना कि mg के। आप ऐसे मत लगा देना, इस सरफेस को चेक करो, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे हमें क्या लगने वाला है? नॉर्मल लगने वाला है। तो नॉर्मल की कंडीशन खूब अच्छे से याद रखो, वो हमेशा जिस सरफेस पे बॉडी रखी है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला है। लेकिन mg हमेशा कैसे लगने वाला है? mg ऑल टुवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी कि सेंटर की तरफ लगने वाला है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि टेंशन और ग्रेविटी का डायरेक्शन एक ही नहीं हो सकता, अलग अलग भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि बॉडी किस कंडीशन में है मेरे पास। सही है? अच्छा, अब इस कंडीशन में तो मेरे पास क्या हो जाएगा? बॉडी अगर इधर उधर मूव नहीं कर रही तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि n = mg के इक्वल। कब? जब बॉडी मेरे पास ना इधर मूव कर रही ना बॉडी मेरे पास इधर मूव कर रही। मतलब बॉडी किस कंडीशन में? रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर होगा नीचे लगने वाले फोर्स के। बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं बोल सकते। इस कंडीशन में तो उस क्या होगा, मेरे पास ये एंगल अगर थीटा है तो इसका अगर मैं कंपोनेंट लूँगा ये एंगल थीटा मिल जाएगा। तो ये एंगल को थीटा कैसे मिल जाएगा? देखो ये एंगल मेरे पास थीटा, ये एंगल कितना मेरे पास 90, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है वो होता है 180 का। अगर देखो इसको आप तुम ऐसा नहीं समझ पा रहे, इसको अगर मैं x मान लूँ तो x प्लस थीटा प्लस 90 = 180 डिग्री। x प्लस थीटा प्लस 90 ये बनना है मेरे पास एक ट्राइंगल बनना है। तो देखो 90 इधर जाएगा तो x प्लस थीटा कितना मिल जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। तो थीटा x = 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। क्लियर? तो x की जो वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा। अब जो मैंने ये कंपोनेंट मैंने मारा है ये इस सरफेस के कैसा है? इस सरफेस के ये कंपोनेंट कैसा है स्टूडेंट्स? ये सरफेस के है परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ से ये और ये कितना एंगल बनना है मेरे पास 90।
इसको अगर मैं y मान लूँ तो सिंपल क्या बोलूँगा मैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और x कितना है मेरे पास 90 माइनस थीटा प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा प्लस वाई, और वाई कितना मिल जाएगा मुझे, थीटा के बराबर। मतलब ये जो वाई है मेरे पास, ये कितना क्या एंगल है मेरे पास, थीटा है। तो आज से ये नियम कल याद कर लो, जब भी कोई इंक्लाइन प्लेन बनना हो और ये एंगल थीटा दे रखा हो और बॉडी यहाँ पे रखी हो और ये मेरे पास mg का कंपोनेंट हो, और ये जो कंपोनेंट मिलने वाला है हमेशा, ये याद रखो, यहाँ ये एंगल मिलेगा वही एंगल मिलेगा जो एंगल यहाँ पर थीटा होगा, तो यहाँ पर भी थीटा होगा। इसको भी याद कर लो अपने अच्छे तरीके से, तो क्योंकि अभी इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और सारे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो इसी से बनने वाला है। क्लियर? कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अब देखो जरा, ये mg इधर मूव कर रहा है तो mg का एक कंपोनेंट मुझे इधर मिलने वाला है और एक mg का एक कंपोनेंट मुझे इधर इस डायरेक्शन में मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि mg ऐसा है, एक कंपोनेंट इधर एक इधर, और जो एंगल इसकी बीच से बात कर रहा हूँ तो यानी कि क्या मिलने वाला है, ये वाला mg cos थीटा, और यहाँ क्या मिलने वाला है mg sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये कंपोनेंट अगर mg cos थीटा है स्टूडेंट्स, mg cos थीटा है, तो ये कंपोनेंट मेरे पास किसके इक्वल होने वाला है, नॉर्मल के इक्वल होने वाला है। तब बॉडी किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में जो नॉर्मल मिला वो क्या मिला मेरे पास, mg cos थीटा। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ ना कुछ नॉर्मल हमेशा mg के इक्वल नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास बॉडी किस सरफेस पे है, इंक्लाइन सरफेस पे है, प्लेन सरफेस पे है, किस सरफेस पे। अब मैंने कहा कि अगर मैं इस थीटा को 0 कर दूं, जो एंगल थीटा है 0 कर दूं, तो ये पट्टी जो है पूरी की पूरी इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इसको अगर मैं छोटा करूंगा, कम करूंगा, होते होते ये नीचे आता जाएगा, और जब 0 कर दूंगा तो ये पूरा इससे मिल जाएगा। ठीक, अगर थीटा को मैं 0 पुट कर दूंगा तो यानी कि यहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं, n इक्वल्स टू mg cos 0, और cos 0 क्या देता है मुझे 1 के बराबर, यानी कि n इक्वल्स टू mg के बराबर। जब तुम इस पट्टी को इससे मिला दोगे तो यही कंडीशन में मिल जाएगी, और इस कंडीशन में क्या है, n इक्वल्स टू mg, और वही में यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, n इक्वल्स टू mg के इक्वल। क्लियर बात? यहाँ से सिर्फ दो बात याद कर ली हमने कि नॉर्मल और mg का क्या ताल्लुक होता है, सरफेस पे क्या होगा, इंक्लाइन सरफेस पे क्या होगा, और डिफरेंट रेफरेंस जब हम कंडीशन पढ़ेंगे उन कंडीशन में क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमने तो पढ़ लिया, अपनी टेंशन पढ़ लिया और अपनी रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ लिया। अब आते हैं हमें थर्ड फोर्स के ऊपर, वो है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स क्या है, और नेक्स्ट हमारा फ्रिक्शन क्या है। स्प्रिंग फोर्स अपने आप में ही पूरा एक टॉपिक है, और फ्रिक्शन फोर्स अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। और जब हम इस फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन लगता कैसे है, अगर स्टैटिक कब है, काइनेटिक कब है, लिमिटिंग कब है, वेरिएबल कौन सा होगा, कांस्टेंट कौन सा होगा, फिक्स कौन सा रहेगा, पूरी जर्नी में चेंज कौन सा होगा, बढ़िया बढ़िया इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। लेकिन इसको हम बड़ा बेसिक तरीके से समझेंगे और बड़ी इजी वे में इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं अपनी टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। चलो, पहला क्वेश्चन है इसमें मेरे पास, अभी तो बस बेसिक से क्वेश्चंस हैं, उनको लेके चलते हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, इसे समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो ये देखो एक पुली है, और जितनी पुली मिलने वाली है आपके कोर्स सिलेबस में वो हमेशा मासलेस होंगी, और फिर कहते हैं हमेशा मासलेस होने वाली है, और इस पे जो भी मास होगा इसका और फ्रिक्शनलेस होने वाली है। मतलब इस पुली पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई फ्रिक्शन की फोर्स लगने वाली, और इस पर कोई मास नहीं है, तो इसका कोई इफेक्ट भी नहीं होने वाला इन दो मास के ऊपर। क्लियर? तो अब मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास टेंशन पे, नॉर्मल रिएक्शन पे, उसको हमें सॉल्व कैसे करना है। क्लियर? अब मैंने एक पुली बनाई, और अब यहाँ मैंने बोल दिया कि m2 की वैल्यू बड़ी है m1 से, तो इतनी बात समझ में आ गई। m2 कहाँ जा रहा होगा, मेरा नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो मतलब इस बॉडी, इस पूरे सिस्टम का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो a होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, वो नीचे की तरफ होगा पूरे सिस्टम का। अब मैं पूछूँ कि m2 का एक्सेलरेशन कहाँ होगा, तो आप बोलोगे m2 का नीचे की तरफ होगा, लेकिन व्हाट अबाउट m1, m1 का हो स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ होगा, है ना। एक बात यहाँ से हमने ये सीख ली,
अच्छा, जितना एक्सेलरेशन मेरे पास m2 का होगा क्या उतना ही एक्सेलरेशन मेरे पास m1 का होगा? हाँ, क्योंकि देखो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन दोनों का बराबर है, बट डिफरेंट किस में है, हमारे पास डायरेक्शन में है। इसका एक्सेलरेशन मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो उसका मेरे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बस ये बात समझ लो पहली बात। अब इतनी बात समझ में आई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि हमारे पास जो इस पर टेंशन है, टेंशन कितनी होने वाली है। तो टेंशन कितनी, पहले मैंने कहता है पहले चेक करो कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, रोप है, वायर है, कुछ ऐसा है। तो हमने क्या देखा, जो ये वाले मेरे पास m2 है इससे बंधा हुआ है, m1 भी मेरे पास इससे बंधा हुआ है, और इस बॉडी का कोई मास ही नहीं है। जब तक कोई मास इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला तो जब तक टेंशन सेम रहने वाली है। मतलब यहाँ मेरे पास मास m1 है और ये स्ट्रिंग बंधी है, और यहाँ मेरे पास मास m2 है। ये मास m1 है, ये मास m2 है, और इस पे लगने वाला टेंशन हमेशा t ही रहेगा जब तक कोई तीसरा मास लेकर ना आ जाऊं। मतलब m1 यहाँ पे रखा और इसको मैंने काट के यहाँ से यहाँ पे एक मास और लगा दिया मैंने m3। अब जो टेंशन मिलने वाला है इस स्ट्रिंग पे और इस स्ट्रिंग पे, अब टेंशन अलग हो जाएगा क्योंकि मैंने मास को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इस पे लगने वाला टेंशन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा? तो नियम क्या बताया, जिस पे टेंशन निकालना हो उसके ऊपर बैठ के गोली चलाओ। यहाँ बैठे गोली चलाई, गोली कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, उसके टेंशन को मैंने नाम दिया टी। अब ऊपर चलो, चले चले यहाँ तक आ गए। अब मैं इस पर बैठा, जब इस पर बैठ कर गोली चलाऊंगा तो गोली क्या चलेगी, आपकी ऊपर की तरफ ही चलेगी, मतलब दोनों की टेंशन ऊपर लगने वाली है, पहली बात। अब दूसरी बात ये है, यहाँ की टेंशन टी है, यहाँ की भी टेंशन टी है, क्या सेम रहेगी? यस सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई बीच में कोई मास नहीं है। पुली है, लेकिन पहले क्या बोल दिया, पुली फ्रिक्शन लेस है और मास लेस है। ठीक है, तो मतलब टेंशन जो जितनी यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे होगी, जितना एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा उतना ही एक्सेलरेशन वहाँ पे होगा। पूरी क्लियर बात समझ में अच्छे से आ रही है ना? अच्छा, अब कोई कभी कभी पूछते हैं कि बताओ इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन क्या मिलने वाली है। तो आप क्या बोलोगे, एक टेंशन, इसको जो देखो इस वायर को खींचने वाले कितने लोग हैं, ये भी है, ये भी है, यानी कि यहाँ की टेंशन कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2t के इक्वल हो जाएगी। कुल मिला के बाद ये है, यहाँ पे एक बॉल रखी है, बॉल को मैंने एक रस्सी से बांध के दोनों तरफ से ऐसे खींचूंगा, तो बॉल जो दोनों तरफ से आएगी, दोनों रस्सी की वजह से आएगी, तो यहाँ की टेंशन यहाँ पे जो लगने वाली है वो 2t हो जाएगी। ठीक है, टेंशन को निकालने का तरीका हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल का सॉल्व करते हैं और समझते हैं टेंशन को हम वैल्यू, एक्चुअल वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करें। चलो, या फिर एक दो एग्जाम्पल शॉट देखो जरा इसके। ये मेरे पास m1 मास है और इसको मैंने यहाँ से ऐसे बांध दिया, ऐसे करके। ठीक है, अब सिंपल से पूछूं कि इस पे देखो, जब भी कोई फिगर दे रखी हो एग्जाम्स में, क्वेश्चन में, बस पहले ये चेक करो, और इस पर क्वेश्चन हो न्यूटन्स लॉ के ऊपर, बस सारी फोर्स जो इस पर लगने वाली है वो थोड़ा चेक कर लो। अभी ये दोनों जो मास थे ये स्ट्रिंग से ऐसे लटके हुए थे, इसका मतलब ये था इस पर कोई नीचे कोई नॉर्मल कोई सरफेस नहीं थी, लेकिन इसके नीचे अब क्या आ गई स्टूडेंट, सरफेस आ गई। इसका मतलब ये हुआ जब सरफेस आ गई तो सरफेस की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, हम जानते हैं सरफेस की वजह से हमेशा इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। कहाँ लगेगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला है। तो एक नॉर्मल यहाँ पे मिल गया और नीचे क्या लगने वाला है मेरे पास, mg मिल गया। अच्छा देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये भूल गए ना, यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे m2g यहाँ पे लगेगा और m1g यहाँ पर भी लगेगा। मतलब यहाँ पर टेंशन का और mg का काम है, क्योंकि देखो mg तो हमेशा ही लगने वाला है, चाहे सरफेस नीचे हो या ना हो। अब यहाँ पे एक धागे से बंधी हुई है, यहाँ बैठ के मैंने गोली चलाई तो टेंशन मुझे कहाँ मिल जाएगी, इस कंडीशन में मुझे टेंशन मिल जाएगी। मतलब मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि वो पहले वाली कंडीशन में mg का फोर्स मिल रहा है, टेंशन का फोर्स मिल रहा है, इस कंडीशन में नॉर्मल नहीं मिल रहा है, mg नहीं मिल रहा है और टेंशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है अपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, तो अब इस पर तो क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो बनेंगे, तो पहले अभी हम जो पहला लॉ है मेरे पास न्यूटन का उसको सीखते हैं और उसकी बेस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो मेरा प्लान का जो पैटर्न क्या रहेगा, पहला पैटर्न ये रहेगा, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर उस फर्स्ट लॉ ऑफ क्या बोलता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक कोई फोर्स ना लग जाए। मतलब एफ नेट कितना है इसके ऊपर, अभी 0 है। तो उसी कंडीशन में अभी हम सारी बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ के ऊपर।
फिर हम शुरू करेंगे अपना सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ क्या बोलता है, F इज टू एम ए, तो उस पर हम पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर अपना हम थर्ड यूज़ करेंगे, अपना थर्ड लॉ, जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना वो आपको फोर्स लगाएगा, फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि ये पूरे एक सीक्वेंस बन जाएगा, तो आपको आसानी रहेगी अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और तो अब डालते हैं हम एडिंग। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे पास टेंशन कैसे निकालनी है और नॉर्मल कैसे निकालनी है, वो बेसिक था हमारे पास। अब डालते हैं अपनी हम हेडिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का मेरे पास पहला कानून क्या है, वो हमें समझना है। ठीक है, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी बस सिंपल सी है, वही जो रेस्ट पे है रेस्ट पे है, मोशन में है तो मोशन में है। लेकिन मेन फंदा क्या है कि जो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगा, मतलब उस पर एफ नेट कितना होने वाला है, एफ नेट मेरे पास उस पर 0 होने वाला है। किस पे, किसी भी एक पार्टिकल पे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एक बॉडी पे, वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर से लगने वाला फोर्स, नीचे से लगने वाला फोर्स, राइट से लगने वाला, लेफ्ट से लगने वाला, सारे के सारे फोर्स जो है इस पर वो कैसे हैं हमारे पास, कांस्टेंट क्वांटिटी के अंदर है। ठीक है, तो यानी कि एफ नेट कितना है उस पर 0 है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालते हैं कि अगर एफ नेट किसी बॉडी पे 0 है तो जैसे मुझे क्या मिलता है। तो एफ इज इक्वल टू, सिंपल क्या बोल दूँ इसको, एम ए इज इक्वल टू 0, एम 0 में गया और एक एम, देखो एम कभी 0 किसी बॉडी का एम 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू 0 होगी। जब ए की वैल्यू 0 है तो ए होता क्या है मेरे पास, v माइनस क्यू अपॉन टी के इक्वल, और ए कितना है मेरे पास 0 के बराबर। जैसे मुझे क्या मिल गया, v माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू यू के बराबर। मतलब क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी। मतलब क्या हुआ, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, वही इसकी क्या कहलाएगी, फाइनल। तो अभी हम बोलते हैं जो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मतलब जो इनिशियल है वही उसकी फाइनल रहेगी। मैंने कहा कि कोई बॉडी अगर यू वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब वो मोशन में है, तो मोशन में है तो उतने ही मोशन में रहेगी जितनी वही इसकी इनिशियल होगी और वही उसकी फाइनल होगी। ठीक है, कब तक, जब तक कोई फोर्स ना लगा दें। ये कंडीशन कब की है कि जब हमारे पास एफ नेट हमारे पास 0 है। ये एक्चुअल मीनिंग है मेरे पास किसका, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट क्या मिलता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, कि वेलोसिटी जो होती है इस कंडीशन में रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखो इसको जरा, वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोले हमेशा कैसे रहने वाली है, वो कांस्टेंट रहने वाली है। ये है मेरे पास फर्स्ट लॉ का एक बढ़िया सा नेट जो एक्चुअल में मिलता है ना। चलो अब समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखो इसमें, find the tension in the string when system is in equilibrium। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है, उस पर आपको फोर्स फाइंड करना है। तो उसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो इस तरीके से। देखो मैं ये क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ ताकि बेसिक है ना कि इसका इस वर्ड का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये थोड़ा समझ में आ जाए तो कहानी हमारे पास समझ में आ जाएगी। ये 1 किलो का मास है, ये दूसरा मेरे पास 2 किलो का मास है। ठीक है, अब थोड़ा समझना। अब यहाँ पे एक वर्ड बोला इसने कि सिस्टम जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस पे काम कर रहा है, हाँ ये हमारे पास फर्स्ट लॉ पे काम कर रहा है। मतलब कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बॉडी किस में है, रेस्ट की कंडीशन में है, तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, उस पर 0 हो जाएगा। तो हम फर्स्ट लॉ पे काम कर रहे हैं। तो अब सिंपल से मैं पूछूँ, देखो जब भी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना हो, तो फिर बोल रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, चाहे इस पे आए, चाहे नॉर्मल पे आए, चाहे फ्रैक्चर पे आए, चाहे स्प्रिंग फोर्स पे आए, किसी भी फोर्स पर क्वेश्चन आ जाए, तो पहला काम क्या करो स्टूडेंट्स, पहले जितनी फोर्स इस पर लगने वाली हैं सारी की सारी फोर्स को देख लो, कौन कौन सी लगने वाली है, उनको निकाल लो अपने आराम से। अब देखो मैं बात करूँ किसकी, 2 kg की, इस पर क्या लगने वाला है मेरे पास mg। बात करूँ मैं 1 kg की, इस पर नीचे क्या लगेगा मेरे पास mg। ठीक है,
अच्छा अब देखो, एक धागा ये बना हुआ, एक धागा ये बना हुआ। अब इस धागे पर मुझे टेंशन निकालनी है, तो इस पर बैठोगे और गोली चलाओगे ऊपर, टेंशन मिलेगी ऊपर की तरफ। अब इस पर निकालनी है तो यहाँ बैठोगे, गोली चलाओ नीचे की तरफ। अब इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। तो अब गोली चलेगी नीचे की तरफ, यहाँ मिलेगी टेंशन टी डैश, ठीक है। अब तुम इस पर बैठोगे, धागा तो ऊपर है, यानी कि गोली चलेगी ऊपर की तरफ, यहाँ टेंशन कितनी मिलने वाली, टी डैश ही मिलेगी, क्योंकि पूरा स्टूडेंट्स यहाँ से लेके जाते कि पूरी स्ट्रिंग ही सेम है। तो सिंपली मैंने क्या बोल दिया, बस डायरेक्शन अलग है, लेकिन स्ट्रिंग टेंशन जो है वो सेम की सेम रहने वाली है। और नीचे क्या लग रहा है, इसके नीचे यहाँ पे mg लग रहा है, और इसके नीचे भी यहाँ से एक mg लग रहा है। पहला काम क्या होता है कि सारी फोर्स जो लगने वाली हैं वो निकाल दो, और पहले चेक कर लो सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि बॉडी जो है, ये बॉडी रुकी हुई है, ये बॉडी भी रुकी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। देखो मैं इसलिए इस पर बोल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम में है। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड लॉ, वहाँ पे एक बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। वहाँ पर जो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स द फोर्स, तो वहाँ पे हमें फोर्स मिलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं मिलने वाली, बॉडी को हम मूव कराएंगे। तो वहाँ के क्वेश्चन को हम अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ। बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, सारा फोर्स जीरो है, तो मतलब क्या हुआ, अब बनाएंगे हम क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या होता है, ये समझ लो जरा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। अब जब पहला काम क्या है, सारी फोर्स का निकाल दो और किसी भी एक को पकड़ो। मतलब मैंने क्या पकड़ा, पहले 1 kg वाली बॉडी को पकड़ा और यहाँ पे लिखाया। ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है मेरे पास, सिंपल है 10T है। नीचे वाला कितना है मेरे पास, वो मेरे पास एक तो mg है और एक क्या लग रहा है नीचे की तरफ, T डैश लग रहा है। क्या ये बात समझ में आई। मतलब किसी एक फ्री बॉडी का डायग्राम का मतलब क्या होता है, FBD बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में, FBD। किसी भी एक बॉडी को पकड़ो और जितनी फोर्स उस पर लग रही है तो उसको साइड में लगा के सब फोर्स लगा दो। अब देखो बॉडी किस में है, फिर बोल रहा हूँ बॉडी किस में है, बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब यह हुआ सारी फोर्स का जो सम होगा वो जीरो होना चाहिए। मतलब यह हुआ, ये इसको मैंने इधर रखा, इधर से मैं धक्का लगाऊँ सिर्फ 5 का, तो इधर से भी धक्का कितना लगाना पड़ेगा मुझे, 5 का। मतलब दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, तभी बॉडी हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में होगी। तो मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स जो मेरे पास T है वो कैसा होगा, मेरे पास हमेशा बराबर होगा mg प्लस T डैश के बराबर होगा। क्लियर बात। अब यहाँ से मुझे अपनी एक पहली इक्वेशन, यहाँ से मुझे ये सिंपल सी इक्वेशन मिल गई। अब मैं बात करूँ किसकी, FBD बनाना है किसका, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किसका, 2 kg का। तो अब देखो 2 kg पे आपने ये ऐसे बनाया उसको 2 kg, नीचे क्या लगा इसके mg और ऊपर क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर लग रहा है इसका खाली सिंपल T डैश के बराबर, और कोई फोर्स तो इस पर है नहीं। तो आप क्या बोलोगे, इस पर जो ऊपर लगने वाला बल हमेशा बराबर होगा नीचे लगने वाले के, यानी कि किसके बराबर आ गया, ये mg के बराबर आ गया। यानी कि यहाँ से मुझे 2 इक्वेशन मिल गई, कौन कौन सी, कि एक फर्स्ट मास के लिए मिली और एक मुझे मिली सेकंड मास के लिए, ठीक है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को देखो, यहाँ से मुझे m पता है कितना, यहाँ पे m है मेरे पास कितना 2, और g कितना है मेरे पास 10, और यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, T डैश मिल जाएगा कितना 20 न्यूटन। ये क्या मिल गया मुझे, अपना टेंशन मिल गया किसमें, ये वाली स्ट्रिंग के अंदर 20 न्यूटन का। अब इसका निकालना है मुझे, तो सिंपल यहाँ पुट करता हूँ, पुट इन फर्स्ट T निकालना है। अब देखो M कितना है, ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक मास की बात कर रहे थे, तो 1 × 10 यानी कि 10 ये हो गया, और प्लस T डैश कितना है मेरे पास 20, यानी कि टेंशन कितना हो गया मेरे पास 30 का न्यूटन का टेंशन लग गया मेरे पास। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फिर बोल रहा हूँ, बस भाई बेटा अभी तो सिर्फ अब लग रहा है डायरेक्ट ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स से बराबर रख दिया, लेकिन जब हम फिर बोल रहा हूँ, जब हम सेकंड तरफ पहुँचेंगे तो उसको ध्यान रखना है, वहाँ पे हमने कुछ ना कुछ वहाँ पे मुझे फोर्स मिलने वाला होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, ठीक है। चलो, और ये मास दे रखा है मेरे पास कितना 2 kg का। अब इस पे लगने वाला टेंशन मुझे फाइंड करना है कि इस पे लगने वाला टेंशन कितना होने वाला है मेरे पास, सही है।
अब ये मास रहे ऐसे ऐसे बंधा हुआ है मास, और ये आपकी पूरी, अगर इसको हम पूरा करें ऐसे करके तो ये पूरी ऐसे, ये सरफेस ऐसे। अब सही है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे फाइन टेंशन, फाइन टेंशन। अब चेक करो यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग है, अच्छे से देखो। स्ट्रिंग कितनी है मेरे पास, एक स्ट्रिंग ये रही और एक स्ट्रिंग ये रही। अब यहाँ बैठ कर अगर मैं गोली चलाऊंगा, टेंशन कहाँ लगेगी स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में लगेगी, और जब यहाँ पर चलाऊंगा तो टेंशन कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। और ध्यान रखो, जब भी टेंशन हो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब जब वेक्टर हमें टेढ़ा मिल जाए तो फ़ौरन हमें क्या करने पड़ते हैं, उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे तो बिल्कुल सीधे थे वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, कुछ काम नहीं करा, डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब इस टेंशन को जब मैं देखूंगा तो बिल्कुल सीधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टेंशन जो मिल गई मुझे, वो हल्की सी टेढ़ी मिल गई। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मेरे पास एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, और बीच से एक लाइन उसको ऐसे काट रही है, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कब, जब दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करा इस तरीके से, और आपसे जब ये एंगल 37 का है तो स्टूडेंट ये एंगल भी कितना हो गया मेरे पास, 37 डिग्री का हो गया। ठीक है। और जब ये 37 डिग्री का है, ये आपको कंपोनेंट जा रहा है, तो ये जो मिलने वाला है इस डायरेक्शन में, ये क्या मिलेगा मुझे, ये वाला, ये मिलेगा आपको t cos 37, और ये जो मिलने वाला है ये मिलेगा मुझे अपना t sin 37। क्लियर है बात। तो जब भी पहले देखो पहला काम क्या बताया मैंने कि जो फिगर देखो और फिगर पे लगने वाली सारी फोर्स को फाइंड करो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाना। ठीक है। अब देखो इधर लगा t और इधर t cos 37, t sin 37, क्या इतनी ही फोर्स लग रही है और भी लग रही है? हमने चेक करा mg तो भी हमेशा लगता है, कहाँ लगता है वो, हमेशा नीचे की तरफ हमारा mg भी यहाँ पे काम कर रहा होगा। mg काम कर रहा है सरफेस पे है, हाँ सरफेस पे है, इसका मतलब क्या, ऊपर कौन काम कर रहा होगा, सरफेस के ऊपर क्या काम कर रहा होगा, हमारे पास नॉर्मल काम करना पड़ा होगा। और फिर अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। मतलब क्या हुआ, इस पे एफ नेट कितना है मेरे पास, 0 है, यानी कि बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है। तो जितने इधर लगने वाले फोर्स होंगे उतने ही उसके इधर लगने वाले फोर्स बराबर होंगे, जितने नीचे लगने वाले होंगे उतने ही ऊपर लगने वाले होंगे। मतलब क्या हुआ, ऊपर का नीचे का फोर्स बराबर, दाएं का बाएं का फोर्स बराबर। तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ से, एम जी इज इक्वल्स टू, नीचे लगने वाला फोर्स एम जी हमेशा बराबर होगा किसके, ऊपर लगने वाले फोर्स नॉर्मल प्लस टी cos 37 के। क्लियर। अब इधर आते, अब इधर लगने वाले फोर्स बराबर होंगे इधर लगने वाले, देखो ये चीज़ समझो यहाँ पे, तो इधर लगने वाले फोर्स बराबर होंगे, हाँ इधर लगने वाले फोर्स की, यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, t इज इक्वल्स टू t sin 37 के बराबर। क्लियर बात पूरी अच्छी है। तो पहले इसको एक बार समझ लो और इसको अपने नोट करो, फिर उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें वैसे एक चीज़ और समझा दूँ ज़रा, अब बस ये थोड़ा ये समझ लो कि अगर मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बॉडी है ना, अच्छा अगर देखो मास मैंने यहाँ पे लगाया, मास मैंने यहाँ पे लगाया, इस बॉडी पे लगने वाला टेंशन हमेशा सेम रहेगा क्योंकि बीच में कोई मास नहीं है। अब मैंने आपसे ये कहा कि इस बॉडी को यहाँ से भी हटाया, यहाँ से भी हटाया मैंने, और बीच में एक मास लगा दिया ऐसे करके, क्या अब यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन बराबर होगा? स्टूडेंट याद रखो, जब तक इधर चाहे इधर मास हो ना हो, इधर आपने ऐसे इसको भी ऐसे फिक्स कर दिया है, लेकिन बीच में क्या आ गया कि बीच में तो मास आ गया ना, मतलब यहाँ की टेंशन अलग हो जाएगी और यहाँ की टेंशन अलग हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये टेंशन थी, यहाँ कोई मास नहीं है, यहाँ कोई मास नहीं है, लेकिन स्टूडेंट बीच में तो मास आ गया, मतलब यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन अब ये भी अलग हो जाएगा। क्योंकि इसको अगर मैं t बोलता हूँ तो ये मेरे पास t डैश हो जाएगा और ये होगा t डैश cos 37 और t डैश sin 37। क्लियर बात अच्छे से, क्योंकि बीच में क्या आ गया मेरे पास, मास आ गया। अब बस क्या करना है इसको, अब देखो mg आ गया, ऊपर लगने वाला पास कौन सा, यहाँ पे ये t डैश बन जाएगा, इधर लगने वाला कौन सा t है और इधर लगने वाला कौन सा मेरे पास t डैश हो जाएगा। तो दो इक्वेशन है मेरे पास, अब इसको सॉल्व करना है और टेंशन की वैल्यू को फाइंड करना है। अब लगाते पहले देखो मास कितना है मेरे पास 2 kg और g है 2 × 10 इज इक्वल्स टू n प्लस t डैश और cos 37, यहाँ मैंने बनाया अपना ट्राइंगल, और जब भी हम बात करें 37 की 3 4 और ये 5, और cos 37 का देगा मुझे 20 यानी 4/5 के इक्वल। ये मिल गई मुझे पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, t को अब t ही रखेंगे
और यहाँ रखेंगे टी डैश, और क्या मिलने वाला है यहाँ पे sin 37। जब sin 37 मिलेगा तो सिंपल आपको क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे sin 37, और यानी 3/4 के इक्वल हो जाएगा। सही है। तो अब यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या बनना 20n + 4t/5 के इक्वल, और यहाँ से क्या मिलने वाला है, t की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 20n + 4/5। अब देखो t कितना है, तो t = t डैश 3/4 के इक्वल, 4 से ही 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 = n + 3/5 टी डैश के इक्वल। देखो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, और सिंपल मेरे पास इक्वेशन कितनी है मेरे पास, और यहाँ पे सिंपल 2 इक्वेशन मिल रही है। तो इसलिए जो आंसर मिलने वाला है मुझे वो या तो नॉर्मल के टर्म्स में मिलने वाला है। अगर यहाँ से मैं पूछूं कि अगर नॉर्मल की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होती कि नॉर्मल इतना लग रहा है, तो हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम अपना टी डैश निकाल सकते हैं इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। अगर यहाँ पर नॉर्मल पता है, जो नॉर्मल ऊपर लग रहा है वो मेरे पास 2 न्यूटन का है, तो आप सिंपली यहाँ से 2 पुट करके इसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, तो जो आंसर मिलने वाला होगा वो क्या मिलने वाला होगा 20 - n ब्रैकेट में और = 3/5 टी डैश। इसको मैं इधर फेंकूंगा तो 5 20 - n/3 = टी डैश के इक्वल मिल जाएगा। अब जब टी डैश की वैल्यू मुझे मिल गई, इस टी डैश को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ से मुझे टी मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा किसके टर्म्स में, मिलेगा मुझे एन के टर्म्स में। ठीक है, एन उसमें आएगा। अगर एन की वैल्यू पता है 2 या 3 दे रखी है, तो आप इसको सिंपल क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अभी न्यूमेरिकल्स अभी सिर्फ 2-3 ही कराएं, अभी तो बढ़िया उस पर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो आप इसको पढ़ें, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर बनने वाला है वो ज़्यादातर उस पर न्यूमेरिकल्स ही हम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस पर करेंगे अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है।